हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री स्टडी। डेली करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे आज 8 जून 2021 के। प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए ही ये पीडीएफ बनाए जा रहे हैं। हिंदू एंड पीआईबी को हमने कवर किया है। इसके साथ साथ अगर आपको इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है तो आप इनसाइट्स आईएएस की वेबसाइट पर जाकर जो वहाँ पे डेली क्विज होती है उसको अटेम्प्ट करके देखें, आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एंड मेंस के भी क्वेश्चंस जो वहाँ पे वेबसाइट पोस्ट करती है उसे भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जीएस 2 के सबसे पहले टॉपिक्स करेंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, एंड बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो सबसे पहले जो आज का हमारा करंट अफेयर है, एनटीपीसी ने आपके जो एग्ज़ाम भी थे रेलवे के जो पिछले साल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने फिल किए थे, तो वही एनटीपीसी है जिन्होंने ज्वाइन किया है यूएन का सीईओज वाटर मैंडेट। नाउ इंडिया का देखिए जो एनटीपीसी है वो एक बहुत बड़ा पावर के अंदर का मतलब प्रोडक्शन में बहुत हेल्प करता है। एंड अब यूएन का ग्लोबल कॉम्पैक्ट सीईओ वाटर मैंडेट इन्होंने क्या किया है, ज्वाइन किया है। तो क्या होता है ये सीईओ वाटर मैंडेट? तो ये यूएन का है, ये तो हमने पढ़ ही लिया। एंड एक इनिशिएटिव है जिसके थ्रू ये बताया जाता है, मींस कंपनीज ये एफर्ट्स लगाती हैं क्योंकि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो कि 17 हैं। एंड बताइएगा उसके अंदर जो वाटर है वो कौन से नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जैसे 1 2 3 होते हैं ना, तो ऐसे बताइएगा वाटर जो होता है वो किस नंबर पर आता है। तो यहाँ पर यही है कि वाटर से रिलेटेड हमें वाटर को अच्छा भी करना है। एंड देखिए सस्टेन का मतलब होता है कि उसको इस लायक बनाना है कि फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूज़ कर सके। तो यहाँ पर जो वो इस तरीके की स्ट्रैटेजीज बनाई जाएंगी, वाटर से रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी, एंड जो एक जैसी सोच रखते हैं, मीन्स जिनका थिंकिंग ये है कि हाँ हमें सेव करना है क्योंकि इससे क्लाइमेट चेंज पे भी फ़र्क पड़ता है। तो कोई भी पब्लिक अथॉरिटी हो गई, यूएन एजेंसी हो गई, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, तो वो सब इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उन सबके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट सबसे पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट, कि ये नॉन बाइंडिंग है। ठीक है, बाइंडिंग नहीं है, मीन्स सबको इनकरेज किया जाता है, बिजनेस को, फर्म्स को, कि आप सस्टेनेबल एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल पॉलिसीज़ को अपनाइए, उसका इम्प्लीमेंटेशन कीजिए। 2000 में लॉन्च की गई थी। एंड इनके 10 प्रिंसिपल्स हैं, वो भी हम देखेंगे, जहाँ पर ये ह्यूमन राइट्स को फोकस करते हैं, लेबर को, एनवायरनमेंट को, एंटी करप्शन को भी। तो यहाँ पे जो कंपनीज हैं वो एक साथ मिलती हैं यूएन एजेंसीज के साथ एंड मिलकर काम करते हैं। सिटीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सिटीज़ कैन ऑल्सो ज्वाइन, यहाँ पे IN और आएगा। इसके साथ साथ अगर आपको ये पीडीएफ भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ये सेम स्लाइड है। चलिए, तो ये आपका टॉपिक था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो आज का टॉपिक है वो ये है, एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट किसने पब्लिश किया है? OPCW ने। OPCW का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। तो इन्होंने ये कहा है कि सीरिया जो है वो केमिकल वेपन्स 17 गुना ज़्यादा यूज़ कर रहा है। एंड इस तरीके के एलिगेशंस जो हैं वो लगाए गए हैं सीरिया के ऊपर। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जैसे यूएन जनरल असेंबली होती है, ऐसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल भी यूएन का ही एक ऑर्गन है, एक पार्ट है, जहाँ पे एक्सपर्ट्स ने देखा 77 एलिगेशंस लगाए गए सीरिया के खिलाफ। एंड ये कहा गया कि 17 केसेस हैं केमिकल वेपन्स के। नाउ सीरिया ने देखिए जो केमिकल वेपन कन्वेंशन था ये 2013 में ज्वाइन किया था, क्योंकि रशिया के वजह से जब डेडली केमिकल वेपन्स जो थे वो उनके ऊपर अटैक किए गए थे, जिसकी वजह से इन्होंने ये केमिकल वेपन कन्वेंशन साइन किया था। तो ये OPCW ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। एंड ये एक तरीके से ट्रीटी है जो कि कहते हैं कि आपको यूज़ नहीं करने केमिकल वेपन्स, उनकी स्टॉक पाइलिंग नहीं करनी, इकट्ठे नहीं करने, उनको ट्रांसफ़र नहीं करने हैं। देखिए इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स हैं, स्टॉक पाइलिंग टर्म एंड केमिकल वेपन से रिलेटेड टर्म, ये यूपीएससी में पूछे जाते हैं। अगर आपने 2020 का पेपर देखा हो तो क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे यूरेनियम से रिलेटेड, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये टर्म्स भी इंपॉर्टेंट होती हैं एंड ये टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, टोटली यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो 2001 में भी एक रिलेशनशिप एग्रीमेंट हुआ OPCW एंड यूएन के बीच में, क्योंकि देखो OPCW ने किसको रिपोर्ट दिया है? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को रिपोर्ट दिया है, तो ऑब्वियसली दे हैव अ रिलेशनशिप एग्रीमेंट। देन नोबल पीस प्राइज भी मिला इस ऑर्गेनाइजेशन को, OPCW को, क्योंकि ये केमिकल वेपन्स को एलिमिनेट करने की बात करते हैं।
तो यहाँ पर इनके पास पावर है कि ये इंस्पेक्शंस कर सकते हैं कि सभी इस कन्वेंशन को फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, कोई वेपन्स को डेवलप, प्रोड्यूस, एक्वायर या कोई इकट्ठे तो नहीं कर रहा है, कोई उनको ट्रांसफ़र तो नहीं कर रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्ट तरीके से, मिलिट्रीज की प्रिपरेशन तो नहीं हो रही है इसकी वजह से, किसी और को तो इनकरेज नहीं किया जा रहा है, ठीक है। सो द यूज़ ऑफ राइट कंट्रोल एजेंट्स एज अ मेथड ऑफ वॉरफेयर, क्योंकि ये लड़ाई में यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। देखिए एक स्टडी की गई एंड वहाँ पर ये पाया गया दो आपकी वैक्सीन्स जो बहुत ज़्यादा मीन्स यूज़ की गई इंडिया के अंदर, एक तो कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट की थी एंड कोवैक्सीन भारत बायोटेक की थी। तो ये पाया गया कि कोविशील्ड जो है उसने ज़्यादा एंटीबॉडीज़ मीन्स लोगों के अंदर प्रोड्यूस किया एज़ कम्पेयर टू कोवैक्सीन। तो ये इंडिया के अंदर देखा गया एंड ये हेल्थ केयर वर्कर्स पर कंडक्ट किया गया है। 515 हेल्थ केयर वर्कर्स के ऊपर स्टडी की गई 13 स्टेट्स में, 22 सिटीज़ को कवर किया गया, ठीक है। जनवरी से लेके मई 2021 तक इन्होंने ये मीन्स छानबीन की एंड कवर करने की कोशिश की। तो ये कहा कि कोविशील्ड से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुई हैं एंड जो सेरो पॉजिटिविटी रेट है मीन्स एंटीबॉडीज़ मीन्स, क्योंकि देखो हमारी ये वैक्सीन में क्या है, जो एक तरीके से जो कोरोना वायरस के जो मरे हुए वो होते हैं, वायरसेस होते हैं, वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं एंड उससे हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी प्रिपेयर होने लग जाती है कि अगर कभी फ्यूचर में कोई अटैक होगा तो हमारी बॉडी उससे लड़ने के लिए प्रिपेयर रहेगी। तो यहाँ पर जो कोविशील्ड है उसके अंदर ज़्यादा एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुई एज़ कम्पेयर टू कोवैक्सीन आफ्टर द फर्स्ट डोज। इसका मतलब जो उसका रिस्पॉन्स रेट एंड जो मीडियन है IQR, हो सकता है ये पूछ लिया जाए, तो ये दिस इज़ वेरी हाई इन कोविशील्ड। नाउ वैक्सीन्स क्या होती हैं? वैक्सीन्स क्या होती हैं आप सबने अगर आधों ने काफ़ियों ने लगवाई भी होगी, तो इससे हमारा इम्यून सिस्टम ट्रेन हो जाता है कि अगर कोई डिसीज़ आएगी तो वो हमें अफेक्ट नहीं कर पाएगी, हमारी बॉडी फ्यूचर के लिए प्रोटेक्ट हो जाती है। तो वैक्सीन के अंदर एक कॉम्पोनेंट होता है जिसे कहते हैं एंटीजन। एंटीजन उसी पैथोजन का पार्ट होता है जिसके अगेंस्ट वैक्सीन डेवलप की गई, जैसे कोरोना वायरस के अगेंस्ट डेवलप की गई ना, तो यही तो रोल ऑफ एंटीजन बॉडी के अंदर हमारी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, इस तरीके की एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं कि, और जब कोई पर्सन फुली वैक्सीनेट हो जाएगा। सो कोविशील्ड जो है वो देखिए किसके ऊपर बेस्ड है, ये आप थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखिएगा, वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म के ऊपर। एंड ये वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एक्स्ट्राजेनेका नाम ध्यान रखिएगा एंड ये वैक्सीन यहाँ से है, ठीक है। वैसे सीरम इंस्टीट्यूट। कोवैक्सीन किसने डेवलप की है? भारत बायोटेक एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, ये एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। अब थोड़ा देख लेते हैं वायरल वेक्टर्ड वैक्सीन्स क्या होती हैं एंड जो कोवैक्सीन है वो क्या है, ठीक है। तो देखिए वायरल वेक्टर जो कि कोविशील्ड है, तो इसके अंदर क्या है बेसिकली, इसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि जो वेक्टर है इन इन्फेक्शियस डिसीज बायोलॉजी दैट इज दैट वर्क्स एज अ व्हीकल टू ट्रांसपोर्ट अ डिसीज कॉजिंग एजेंट। फॉर एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा, जैसे मलेरिया होता है मच्छर काटने से, तो एक अगर कोई डिसीज़ होती है किसी पैरासाइट से, जैसे किसी को बीमारी हो गई तो कोई पैरासाइट, तो उसे प्लाज्मोडियम कह देते हैं। तो सिमिलरली जो वेक्टर है वो भी डिसीज़ का काम करता है इसके अंदर, ठीक है। तो जो वायरस है वो क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीजन सेल जीन होती हैं उनको टारगेट करता है एंड जिसकी वजह से क्या होने लग जाती है, जो हमारी बॉडी है जो वो ख़राब होने लग जाती है। एंड काफ़ी सारे वायरल वेक्टर्स होते हैं, जो मोस्ट वाइडली नोन है वो क्या है, एडिनो वायरस वेक्टर्स, जिसकी वजह से जैसे सिम्टोमेटिक इन्फेक्शंस होने लगेंगे, मींस सिम्टम्स नहीं होंगे बट आप बीमार हो जाओगे। तो कोविशील्ड यूज़ करता है चिंपैंजी का एडेनो वायरस, ये आप ध्यान रखिएगा। एंड जो चिंपैंजी का एडेनो वायरस है वो इसीलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ह्यूमन्स विल नॉट हैव प्री एग्जिस्टिंग एंटीबॉडीज टू दिस एडेनो वायरस, तो इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है क्योंकि ह्यूमन बींग्स के पास पहले से ही ऐसी एंटीबॉडीज़ नहीं है इस एडेनो वायरस के लिए, इसलिए चिंपैंजी का यूज़ किया गया है। तो ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देन देखिए इनएक्टिवेटेड या फिर किल्ड वैक्सीन्स क्या होती हैं। यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर क्या होगा, जैसे जो भी पैथोजन होगा, जैसे कोई वायरस की वजह से कोई बीमारी हो गई या बैक्टीरिया की वजह से हो गई, तो वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, तो डिसीज़ नहीं हो पाएगी। तो अगर हम उस वायरस या बैक्टीरिया को ही इनएक्टिवेट कर दें, जैसे कोई केमिकल यूज़ करके, जैसे फॉर्मेलिन यूज़ करके, तो वो क्या हो जाएगा, मीन्स अपने आप ही वो डेड हो जाएगा, फिर वो आगे कोई डिसीज़ नहीं कर पाएगा। तो ये किस में यूज़ किया गया है, कोवैक्सीन के अंदर। तो यहाँ पर इस तरीके के इनएक्टिवेटेड वायरस एंड बैक्टीरिया अगर वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे तो उससे हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाएगा, जिसको कहा गया है एडजुवेंट,
ठीक है। तो इस तरीके के मल्टीपल डोजेस दिए जाएंगे। तो नंबर ऑफ वैक्सीन डेवलप हुई चाइना में, कोवैक्सीन जो है वो एक इनएक्टिवेटेड प्लेटफॉर्म है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे एजुकेशन इंडेक्स रैंकिंग। तो एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है जहाँ पे ये बताया गया है कि इंडिया के अंदर एजुकेशन में अलग अलग स्टेट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है, तो यहाँ पे सभी स्टेट, सभी यूनियन टेरिटरीज को लिया गया है। 70 इंडिकेटर्स पे इनको बेसिस किया, मीन्स इनको देखा गया है। सबसे पहले ये पब्लिश हुआ था 2019 में, एंड साल कौन सा लिया गया था, 2017-18। ऑब्वियस है, अगर देखिए पब्लिश 2019 में कर रहे हैं तो पिछले साल का ही डाटा यूज़ करेंगे, है ना। तो जो इंडिकेटर्स हैं उनको दो कैटेगरीज में बांटा गया है। एक तो आउटकम्स क्या रहे, दूसरी चीज़ गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट कैसे करनी है। तो ये हम थोड़ा सा और डिटेल में आइए इसको देखते हैं। तो मेन एम देखिए यही है कि भाई अच्छा रिक्रूटमेंट हो, टीचर्स का अच्छे से सबका अटेंडेंस वगैरह बनी रहे, एंड सिग्निफिकेंस ऑब्जेक्टिव तो इसका यही है कि हर स्टेट जो यूनियन टेरिटरी है वो बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करे। सिग्निफिकेंस यही है, इससे जो गैप्स होंगे वो कम होंगे, इंटरवेंशंस जो होती हैं उनको कम करने की कोशिश की जाएगी। अब ये ध्यान रखिएगा लेटेस्ट फाइंडिंग क्या क्या रही। पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसके अंदर केरला ने सबसे टॉप किया है, A++ ग्रेड आई है, ठीक है। पंजाब के बाद सेकेंड नंबर पे क्या है, चंडीगढ़, देन तमिलनाडु, देन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, PCTA, ठीक है। कैसे भी इसको ध्यान करिए, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद A+ में ध्यान रखिएगा दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पुडुचेरी, दादर एंड नागर हवेली। पंजाब के अंदर गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट के अंदर सबसे अच्छे मार्क्स आए हैं पंजाब के। बिहार एंड मेघालय के अंदर बहुत मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा खराब है। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की जो स्लिप्स हैं अब वो लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए वैलिड मानी गई हैं। ये यूनियन होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि कोई भी माइग्रेंट, अगर वो 6 जो नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, अगर वो यहाँ से आते हैं बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, एंड अगर वो नॉन लॉन्ग टर्म वीज़ा चाहते हैं तो वो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की स्लिप्स भी दिखा सकते हैं। तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है वो एक नंबर दे दिया जाता है, एंड इसके अंदर 10 से भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया जा सकता है नेचुरलाइजेशन या रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस से। सिटीजनशिप एक्ट आपने पढ़ा होगा, सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसका चैप्टर भी है पॉलिटी की बुक में, उसके सेक्शन एंड 5 एंड 6। यहाँ पे देखिए 6 कम्युनिटीज़ कौन कौन सी हैं, हिंदू, सिख, जैन, पारसी, क्रिश्चियन एंड बुद्धिस्ट। अगर इन 3 कंट्री से कोई भी आएगा तो वो ये स्लिप्स दिखा के लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा, देखिए हिंदू एंड सिख अगर आते हैं पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से, तो ये जो प्रोविज़न था ये सबसे पहले 2011 में लाया गया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो लॉन्ग टर्म वीज़ाज़ क्या होते हैं, मीन्स जहाँ पे आप 180 दिन से ज़्यादा टाइम लगातार रह सकें। तो ये जो मेन वीज़ा है इन्हें प्रोवाइड किया जाता है जैसे एम्प्लॉयमेंट, एंट्री एंड स्टूडेंट्स के लिए। तो अलग अलग माइनॉरिटी कम्युनिटी से अगर कोई लोग आएंगे तो वो एक छोटा सा घर यहाँ पे बनाकर रह सकते हैं, अपना बिजनेस भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उन्हें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ये सब मिल जाएगा, प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, ठीक है, जिनके पास NPR होगा। NPR सबसे पहले कंपाइल किया गया था 2010 में, फिर इसके बाद इसको अपडेट किया गया 2015 में। तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या है, एक रजिस्टर है जहाँ पे सभी रेजिडेंट्स के नाम लिखे जाते हैं कि कौन कौन इस गांव के अंदर रहता है, एंड जो भी चेंजेस होते हैं उनके बर्थ, डेथ, माइग्रेशन में वो सब लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट फेज के अंदर क्या होता है, एक्सपेक्टेड टू इंक्लूड, जैसे कुछ क्वेश्चन हो गए जैसे फादर एंड मदर का बर्थ कहाँ हुआ, लास्ट प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या थी, मदर टंग क्या है। फिर इसके बाद 2021 में इसे अपडेट किया गया, एंड कि हम इसके अंदर हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस को भी इंक्लूड करेंगे, लेकिन वही पोस्टपोन्ड हो गया क्योंकि कोविड आ गया था। देन देखिए अगर आपको इंडियन सिटीजनशिप किसी को एक्वायर करनी है तो 4 तरीके होते हैं। एक तो अगर आपका जन्म ही यहाँ हुआ हो, लेकिन वो बात अलग है कि अगर आप फॉरेन डिप्लोमेट्स के चाइल्ड हैं तो बर्थ के बेसिस पे नहीं मिलता। डेसेंट, रजिस्ट्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन, तो रजिस्ट्रेशन से क्या कर सकते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। नहीं, जब आप मान लीजिए आज रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो इसके 7 साल पहले तक आप इंडिया में रेजिडेंट होने चाहिए। एंड अ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन हु इज़ रेजिडेंट ऑफ एनी कंट्री आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया, ये कुछ ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए आप इंडियन ऑरिजिन के पर्सन हैं एंड आप किसी और कंट्री के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया, जब अनडिवाइडेड इंडिया था तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, उससे पहले आपने इंडियन सिटीजन से शादी की हुई है एंड आप इंडिया के ही रेजिडेंट है 7 साल तक, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन देखिए माइनर चाइल्ड भी रजिस्ट्रेशन के थ्रू अप्लाई कर सकता है। नेचुरलाइजेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर रहे 12 साल तक रहे,
ठीक है, एंड आपने सभी क्वालिफिकेशंस को भी कंप्लीट कर लिया जो थर्ड शेड्यूल में लिखी हुई हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको नेचुरलाइजेशन के थ्रू आप रेजिडेंट बन जाते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा 11 ईयर्स कंप्लीट होने चाहिए एंड जो 12 मंथ्स हैं वो एप्लीकेशन से डेट से पहले दिन। देन देखिए एक एक्ट आया था सिटीजनशिप एक्ट 2019 जिसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी एंड इसमें यही कहा गया था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान से अगर कोई हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन आते हैं तो इनको इलीगल माइग्रेंट्स नहीं माना जाएगा, जो मीन्स इंडिया में आए हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले। एंड इनके लिए जो टाइम पीरियड था वो भी 11 साल से घटाकर कितना साल कर दिया था, 5 साल कर दिया था कि इसके थ्रू ये यहाँ की इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जीएस पेपर 4 के कुछ टॉपिक्स करते हैं। मॉडल पंचायत सिटीजन्स चार्टर, तो ये क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एथिक्स के लिए भी। मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर, जैसे मान लीजिए 29 सेक्टर्स होते हैं ना पंचायत के अंदर एंड अर्बन के अंदर 18 होते हैं, तो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो लोकलाइज से रिलेटेड हैं एंड इसे कौन बनाता है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज बनाती है, किसके साथ मिलकर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज के साथ मिलकर। ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये प्रीलिम्स के अंदर पॉइंट दे दिया जाता है, मेंस में आपको खुद लिखने पड़ते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब सिटीजन चार्टर क्या होता है, सिटीजन चार्टर मींस आप कोई भी जैसे मान लीजिए सर्विस दे रहे हैं तो वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए। मींस जब सिटीजन उस सर्विस को लें तो उनका एक्सपीरियंस अच्छा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर करें, लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट हो वो अकाउंटेबल हो, सबके व्यूज़ को कंसीडर किया जाए जब भी आप किसी को कोई सर्विस देते हैं, ठीक है। तो ये होता है सिटीजन चार्टर। ज़रूरत इसीलिए क्योंकि हमको पता है अब 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट है, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट, तो लोकल टायर ऑफ गवर्नमेंट है एंड यहीं पे जो 60% ऑफ पॉपुलेशन है वो आती है। तो पंचायत रिस्पॉन्सिबल है कि लोगों को जो बेसिक सर्विसेज हैं वो मिल सकें आर्टिकल 243G के अकॉर्डिंग, जैसे उनको अच्छा हेल्थ, सैनिटेशन मिले, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़, ये सब उन्हें अच्छी मिलनी चाहिए। थोड़ा सिटीज़न चार्टर के बारे में और जानते हैं। ये यही है कि मान लीजिए जब भी कोई सिटीज़न डे टू डे बेसिस पे, मान लीजिए कहीं पे आप बैंक में गए, कोई काम करवाने के लिए गए, तो वहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर रही है, क्या वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, तो सर्विस प्रोवाइडर एंड यूज़र के बीच में ट्रस्ट मेंटेन करना, दैट इज सिटीजन चार्टर। ये 1991 में सबसे पहले किसके अंदर आया था, यूके में आया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको देखिए, अगेन आई एम टेलिंग यू, आप इनसाइट्स की क्यूज भी अटेम्प्ट करेंगे तो भी आपके सभी टॉपिक सॉल्व हो जाएंगे एंड आप वहाँ पर मेंस के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो सिटीजन चार्टर की ये 6 पॉइंट्स आपको ध्यान रखनी है। एक तो क्वालिटी इंप्रूव करनी है सर्विस की, चॉइस मीन्स लोगों को अलग अलग चॉइस देनी है, ऐसा नहीं है कि जैसे नहीं बस यही है आपको यही लेना होगा, नहीं, स्टैंडर्ड भी होना चाहिए, अगर स्टैंडर्ड्स मैट नहीं करता है तो वो सर्विस नहीं देनी चाहिए। वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि भाई देखो कोई आपसे सर्विस ले रहा है, वो आपको पैसे पे करेगा टैक्स के फॉर्म में, किसी और के फॉर्म में, तो वैल्यू होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई सर्विस दे रही है तो वो आंसरेबल भी होनी चाहिए, अगर उससे उनसे सवाल पूछे जाए, सो दे मस्ट बी अकाउंटेबल। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता होनी चाहिए। इंडिया के अंदर सबसे पहले, यूके के अंदर, इंडिया के अंदर ये 1997 में अडॉप्ट किया गया था नेशनल कैपिटल के अंदर, कॉन्फ्रेंस बाय चीफ मिनिस्टर्स ऑफ वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के अंदर। चलिए अब फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे आई फैमिलिया। तो आई फैमिलिया एक डाटाबेस है, एक ग्लोबल डाटाबेस है जो कि इंटरपोल जैसे अलग अलग साइंस, जैसे वो चौकसी जो थे वो घूम रहे थे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में, तो वहाँ पर इंटरपोल ने उनके लिए रेड नोटिस इशू किया हुआ था। तो जो मिसिंग पर्सन है उसके लिए ये अब आई फैमिलिया, तो इसको इंटरपोल ने लॉन्च किया है ताकि कोई भी अगर पर्सन खो गया है एंड जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मीन्स कहाँ गायब हो जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता, तो फैमिली डीएनए के थ्रू से एंड जो केसेस हैं वो सॉल्व हो सके, तो मिसिंग पर्सन्स को ढूंढने की कोशिश की जाएगी। देन देखिए सीबीएसई एंड माइक्रोसॉफ्ट ने कोलैबोरेशन किया है। किसके लिए कोलैबोरेशन किया है कि वो स्कूल्स के अंदर साइंस में डाटा साइंस एंड कोडिंग को इंट्रोड्यूस करेंगे क्लास 6 to 12। जो न्यू सब्जेक्ट्स होंगे वो 2021-22 में जो अभी सेशन शुरू होगा उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, कोडिंग एंड डाटा साइंस, ठीक है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर किया गया है। देन एक है आपका योन टैब स्कीम किसने लॉन्च किया है, लद्दाख के जो एलजी हैं उन्होंने लॉन्च किया ताकि वहाँ के भी बच्चों को डिजिटल लर्निंग आए। यहाँ पे करीब 12,300 टैबलेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे बच्चों को, जिसके अंदर ऑलरेडी कंटेंट होगा, टेक्स्ट बुक्स होंगी, वीडियो लेक्चर्स होंगी। तो क्लास 6 से लेकर 12 तक गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को ये प्रोवाइड किए जाएंगे। क्या चीज़, योन टैब। देन देखिए लास्ट टॉपिक है शायद ये आज का, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है।
ठीक है। एंड 1972 से यूनाइटेड जो नेशन असेंबली है वो इसको बना रही है। स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस हुई थी ह्यूमन एनवायरनमेंट पर, तब से इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। फिर यूएस में सबसे पहले मनाया गया 1974 में, जब थीम थी ओनली वन अर्थ, मीन्स एक ही अर्थ है, इसी को सेव कीजिए। इस बार की थीम ध्यान रखिएगा, री इमेजिन, रिक्रिएट एंड रीस्टोर। ये जो यूएन डेकेड है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का, उसके बेसिस पर है। एंड पाकिस्तान इसका होस्ट रहने वाला है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए एक और न्यूज़ है, तियानामेन स्क्वायर मैसेक्रे। तो ये मैसेक्रे हुआ था, इसके अब 32 साल हो गए हैं। 1989 में हुआ था 4 जून को, जब जो चाइनीज़ के ट्रूप्स थे उन्होंने बीजिंग के जो तियानामेन स्क्वायर है वहाँ पे लोगों के ऊपर एक तरीके से अत्याचार किए थे। एंड कोई भी ऑफिशियल डेथ रिपोर्ट भी नहीं रिलीज़ की गई थी, जबकि हज़ारों में लोगों की डेथ हुई थी। तो ये स्टूडेंट लेड डेमोन्स्ट्रेशन था, जो चाहते थे कि चाइना के अंदर फ्री प्रेस हो, फ्री स्पीच हो, डेमोक्रेसी हो, बट वहाँ पर कुछ भी नहीं मिल पाया। सो थैंक यू सो मच। ये जो स्लाइड है मैंने इसलिए खाली की है। देखिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें। देखिए आप एक ऐसा चैनल देख रहे हैं जिसपे मैं कोई एडवर्टीज़मेंट जो है वो अपने चैनल की नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने आपको खुद बताया कि अभी मैं खुद इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। एंड क्योंकि देखिए जो व्यूज़ हैं चैनल पे वो काफ़ी कम आ रहे हैं, वो इस वजह से मुझे नहीं लगता कम आ रहे हैं क्योंकि मेरे पढ़ाने में कोई कमी है, कम इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि शेयर नहीं हो रही हैं वीडियोज़। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप सभी वीडियोस को अगर शेयर करेंगे, अगर एक एस्पिरेंट भी अगर 40 भी व्यूज़ आते हैं, नो प्रॉब्लम। देखो क्योंकि मुझे तो खुद पढ़ना होता है, तो मैं सोचती हूँ पढ़ रही हूँ तो बोल बोल कर पढ़ती हूँ, तो वो साथ में रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ एंड चैनल पर उसको अपलोड कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप सभी साथ देंगे, अगर 40 भी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, अगर हर बच्चा 5 बच्चों को भी जोड़ेगा तो 200 बच्चे जुड़ेंगे, फिर इसके बाद और 5 बच्चों को जोड़ेंगे तो 1000 बनेंगे, तो एक चेन बनती जाएगी। तो आप ये मत सोचिए कि हमारी शुरुआत करने से क्या होगा, अगर आप एक पर्सन भी शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे एंड हमारा चैनल भी ग्रो करेगा। ठीक है। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप सभी इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, फेसबुक पर। एंड अगर आपके कोई ग्रुप है, अगर आप किसी के साथ ग्रुप स्टडी करते हैं तो सबको बताइए, ये वीडियोस बहुत ऑथेंटिक हैं एंड आई एम ट्राइंग कि मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन करूँ। अगर कोई भी आपका डाउट रह जाता है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है। सो प्लीज़ वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए एंड कल फिर हम करंट अफेयर्स करेंगे। अगेन आप इन साइट्स पर जाके क्विज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेंस के आंसर्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।